नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह यूपीपीसीएस प्री के लिए पॉलिटी की इस रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 8 दिन का टारगेट लेकर के हम चल रहे हैं। पीसीएस प्री में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन से जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो जो उसका सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, वो सारा का सारा स्टडी मटेरियल मैं आपको 8 दिन के अंदर अंदर इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। आज है दूसरा दिन और ये चौथा वीडियो आप देख रहे हैं। शाम तक इसका एक और वीडियो आपको मिलेगा। पर डे 3 से 4 वीडियो का एक मार्जिन लेकर के 8 दिन के अंदर अंदर इसको हम खत्म करेंगे। यकीन मानिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पीसीएस प्री में लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ 20 से अधिक प्रश्न इसी सीरीज से मैं आपको यहाँ से निकाल करके दूंगा। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक न एक प्रश्न इस चैप्टर से, छोटा सा चैप्टर है और केवल प्रस्तावना, जो मूल प्रस्तावना है जहां से हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना है, अगर इसी प्रस्तावना को आप समझ लें ठीक से, इसके शब्दों के बारे में जान लें, यहीं से आपको एक दो प्रश्न आसानी से मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, इसको आप कह सकते हैं, संक्षिप्त परिचय। ठीक है। संविधान के मौलिक लक्ष्य जितने भी होते हैं, सिद्धांत होते हैं, संविधान जिन सिद्धांतों पर बना होता है उसके जितने भी मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं उनको रेखांकित करने का काम करती है हमारी प्रस्तावना। पूरे संविधान में जो चीज़ें निहित होती हैं उसका एक निचोड़ हम प्रस्तावना को कह सकते हैं। प्रस्तावना जो हमारे देश की है वो हमारे देश के संविधान के बारे में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताती है। संविधान की उत्पत्ति के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? प्रस्तावना से पता चलता है। संविधान की उत्पत्ति, संविधान बना कैसे? संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया, क्योंकि भारत की प्रस्तावना की शुरुआत ही हम भारत के लोग इन शब्दों से होती है। पहला प्रश्न आपका यहीं से बन जाता है। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि भारत की प्रस्तावना शुरुआत कहाँ से होती है, भारत की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द क्या है? तो हम भारत के लोग, इतना ही पूछा जाता है। ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना से संविधान के बारे में क्या पता चलता है? संविधान की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा देश का जो चरित्र है, जिन चरित्रों और जिन आदर्शों पर किसी भी देश का संविधान स्थापित किया जाता है, किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, उन मूल्यों के बारे में भी प्रस्तावना से पता चलता है। इसके अलावा भारतीय लोगों के क्या लक्ष्य हैं, भारतीय लोगों के लिए संविधान के द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, क्या क्या उनको लिबर्टी दी गई है, क्या क्या उनको स्वतंत्रता दी गई है, किन किन अधिकारों की बात की गई है, उन सभी के बारे में भी प्रस्तावना से पता चलता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था, इसके बारे में भी संविधान की प्रस्तावना हमें जानकारी देती है। अब जो प्रस्तावना जो थी ये उत्पन्न कहाँ से हुई थी? हमने इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाला चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब हमारी प्रस्तावना लागू नहीं थी। प्रस्तावना को संविधान लागू होने के बाद में लागू किया गया। प्रस्तावना की उत्पत्ति क्या है, सोर्स क्या है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रस्तावना कहाँ से उत्पन्न हुई? तो 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव तैयार किया गया था। हमारे देश की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव से उपजी हुई मानी जा सकती है। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया था। अब यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना होगी। ठीक है, भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना होगी, ऐसा विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व का ऐसा कौन सा देश का संविधान है जहाँ पर सबसे पहले संविधान में प्रियम्बल देखने को मिली थी, तो वो अमेरिका का संविधान है। सबसे पहले प्रस्तावना अमेरिका के संविधान में ली गई थी और फिर भारत में भी इसी प्रकार के प्रावधान को अपनाया गया। 2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं कि प्रस्तावना होगी, यानी प्रस्तावना संविधान में होनी चाहिए, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, लैंग्वेज है, कि किस तरीके के आदर्शों की स्थापना के बारे में प्रस्तावना बात करती है, ये जो भाषा शैली है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना होगी, ये प्रावधान यूएसए से। संविधान की भाषा शैली पर प्रभाव किस देश के संविधान का है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान का है। अब जो प्रस्तावना है एज इट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है वो प्रस्तावना आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहले इसको मैं आपको पढ़ करके सुनाना हूँ। मैं बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन बनता है ना तो ये प्रस्तावना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, फिर उसके एक एक शब्द को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी प्रियम्बल है। इस प्रियम्बल से अगर जितने भी शब्द इसमें दे रखे हैं, जितने भी वर्ड्स का इसमें यूज किया गया, इनका मतलब अगर आपको पता है तो प्रस्तावना से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी ले लीजिए, हम भारत के लोग, तो पहला प्रश्न ये बन जाता है आपका कि भारत की संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द क्या है? हम भारत के लोग। भारत के संविधान का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है? वो भी है भारतीय जनता, भारत के नागरिक। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुसत्ता का मतलब क्या होता है? सॉवरेंटी। एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए क्या है? सेल्फ डिपेंड है, किसी भी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, तो उसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद, सभी लोगों को समाज के साथ में लेकर के चलना, सभी के बीच में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बना करके देश की शासन व्यवस्था को संचालित करना, वो समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, सभी धर्मों को समानता के साथ में देखा जाएगा, सभी धर्मों को समान आदर यहां पे दिया जाएगा, ये पंथ निरपेक्षता कहती है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है? लोकतंत्र। हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेसी है, वो एक लोकतंत्र है। यहां पर जनता जो होती है वो अपना मुखिया स्वयं चुनती है। राजाशाही शासन यहां पर नहीं चलता है, राजतंत्र यहां पर प्रचलित नहीं है। यहां का मुखिया वंशानुगत नहीं होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, वही होता है लोकतंत्र। उसके समस्त नागरिकों को, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बनता है? नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रश्न यहां से कैसे बनेगा कि प्रस्तावना में नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय के बारे में जो है बताया गया है? तो 3 प्रकार के न्यायों के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय, ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की और उपासना की, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में यहाँ पे बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरह की समताओं के बारे में बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाला आपस में भाईचारा। अब ये जो है भाईचारा और जो है एकता और भाईचारा वाला जो भाव लिया गया है, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रस्तावना से मिल जाती है। अब इसके बाद में ये जो मैंने आपको सारी चीज़ों के अर्थ बताए हैं, वही सारे मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे लोकतंत्र का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो जनता द्वारा जनता के शासन के लिए जानी जाती है। गणराज्य का मतलब क्या है? गणतंत्र सिस्टम। गणतंत्र का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जो संवैधानिक वास्तविक प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा चुना जाए, वंशानुगत ना हो, ठीक है। यानी राजा का बेटा सीधे राजा ना बने, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से चुना जाए, लेकिन वंशानुगत माध्यम से नहीं चुना जाना चाहिए। इसके बाद में प्रस्तावना से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचारों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना को अलग अलग रूप में लोगों ने उसको कोटेशंस दी हैं, अलग अलग रूप में लोगों ने उसके बारे में कहा है। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है प्रस्तावना के बारे में कि संविधान की जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये लाइन किसने कही है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कही है प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, ये के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया है। डॉक्टर ठाकुरदास भागवत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा एवं संविधान की कुंजी है। अर्नेस्ट बर्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है। N.A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा और हृदय प्रस्तावना को कहा है। B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 जो 32 है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट जो है
5 प्रकार की रिटें जारी करता है। इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, हृदय या कुंजी बताया। ये लाइन इसमें मैंने ऐड ऑन इसलिए की है कि आपको पता रहना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो आप अम्बेडकर की जगह नेहरू जी को लगा दें, नेहरू की जगह अम्बेडकर को रख दें, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32, इसको संविधान की आत्मा और हृदय कुंजी बताया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 में संविधान की प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं की कुंजी कहा था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कोटेशन दी है 1960 में। अब प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ वाद, ठीक है, उनको देख लेते हैं। बेरुबारी वाद 1960, इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कोटेशंस दी थी संविधान निर्माताओं की कुंजी। तो बेरुबारी वाद जो था 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को इसमें संविधान का अंग नहीं माना था। उन्होंने ये कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, उसका पार्ट नहीं है, ठीक है, अतः यह संशोधनीय है। अगर कोई चीज़ संविधान का मूलभूत हिस्सा है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है। बेरुबारी वाद में 1960 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए यह इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में एक बहुत बड़ा निर्णय आया था 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना और इसके साथ साथ कहा कि यह संशोधनीय नहीं है, या फिर इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वो संशोधन इस तरीके का नहीं होना चाहिए जो संविधान के मूल ढांचे को अफेक्ट करे। संविधान के मूल ढांचे में जिन चीज़ों के बारे में बताया गया है उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा संशोधन, कोई ऐसा अमेंडमेंट आप कर सकते हैं। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। भाई 368 में संसद को जो है संशोधन की शक्ति प्राप्त है, तो 368 के तहत संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। मतलब यही प्रावधान था कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल भावना को आहत करे। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार और मजबूतीकरण हो सकता है। मतलब मूल ढांचे में जो बातें की गई हैं, जो मूल संविधान में जो बातें करी गई थी, अगर वो मजबूत होती हैं, उनका और विस्तारीकरण होता है, तो आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकते जिससे कि संविधान की मूल भावना को क्षति पहुंचे। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ। अब तक इसमें एक ही बार संशोधन हुआ है और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए? समाजवादी शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया और अखंडता शब्द जोड़े गए। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। एक वाद है, केस है LIC ऑफ इंडिया 1995। इसमें क्या कहा गया? इसमें प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है। यानी केशवानंद भारती में भी ये कहा गया कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। इसके साथ साथ LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में भी प्रस्तावना को संविधान का एक अभिन्न अंग माना गया। न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूपों में देखा जा सकता है। अभी मैं आपको बता रहा था संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। और ये जो न्याय की जो बात है, 3 तरह के न्याय की बात है, इसे रूसी क्रांति से प्रेरित माना जा सकता है। रूस की क्रांति 1970 में हुई थी। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा या बंधुत्व की जो आदर्श हैं, उसे फ्रांस की क्रांति से प्रेरित माना जाता है, जो कि 1789 से 1799 तक चली थी। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है। प्रस्तावना में अगर आप इतना पढ़ लेते हैं सफिशिएंट है। प्रश्न आएगा आपको यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा प्रस्तावना में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। अपना जो भी फीडबैक है, मैं हर क्लास में आपसे कह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा परेशानी होती है, दुख होता है। मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ,
ढूंढ ढूंढ के चीज़ें ला रहा हूँ, सिलेक्टेड चीज़ें आपको बता रहा हूँ, लेकिन तब भी अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं रिग्रेट सा फील होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बिल्कुल रिस्पॉन्स मत दीजिए, तब भी मुझे काम करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो अपना काम नहीं छोड़ना है। मैं अपने काम के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार हूँ, और अपनी ईमानदारी के साथ मैं इस काम को मैं करता रहूँगा, चाहे आपका रिस्पॉन्स जो है मुझे मिले या ना मिले। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ, आप शेयर कीजिए मत कीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, सब्सक्राइब। आज तक मैंने 400 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दी, किसी भी वीडियो में मैंने आज तक ये नहीं कहा होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके शेयर करें, ये करें वो करें, कभी नहीं करता। मैं सीधा अपना काम करता हूँ, आता हूँ, जो चीज़ें मुझे बतानी होती हैं, पढ़ानी होती हैं, वो पढ़ाता हूँ, अपना काम खत्म करके चला जाता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके जो विचार हैं, फीडबैक है, राय है, वो ज़रूर दिया कि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। रिव्यू देना न भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।